नमस्ते, आप सुन रहे हैं प्रेम अनमोल होता है वाणी। मैं हूं आपकी होस्ट वाणी। पिछले एपिसोड में राशील की आपबीती सुनने के बाद आज मैं उसके सीखने के साहस और उसके दर्द से निकले सलाह पर चिंतन कर रही हूं। राशील कहती है कि गुरुद्वारा साहिब की सर्वहितकारी गुरुवाणी भी उस पर स्थायी प्रभाव नहीं डाल पाई है। आप सुनेंगे मेरे और राशील के बीच की वो हल्की फुल्की बातचीत। खाई में गिरे बिना भी तो ये जाना जा सकता है कि खाई में गिरने से क्या हो सकता है। लेकिन मेरे अतीत की कहानियां खत्म होने के साथ ही वर्तमान का खतरा फिर से सिर उठाता है। मंटू से मेरा डर अब इतना बढ़ गया है कि मुझे लगता है इसे भाग्य पर छोड़ना गंभीर परिणाम ला सकता है। मेरी उलझन यह है कि पुलिस के पास कोई ठोस साक्ष्य नहीं है। अब मेरे पास एक ही उपाय बचा है, अपनी कठिनाई अलका मैम से कहना। आप सुनेंगे कैसे मैं पहली बार अपनी छोटी छोटी बातों के लिए अलका मैम के पास जाती हूँ और कैसे मैम अपनी ममत्व भरी वाणी से न सिर्फ मुझे आश्वस्त करती हैं बल्कि मेरी इस भूल पर प्यार से डांटती भी हैं कि मैंने उनसे अपनी समस्या पहले क्यों नहीं कही। मैम ने कहा, आप पर आई कोई बात मेरे लिए छोटी नहीं हो सकती है। क्या अलका मैम अपने प्रभाव और परिचय का इस्तेमाल करके मंटू के खतरे को हमेशा के लिए खत्म कर पाएंगी? और इस समाधान से पहले मैम ने मुझे क्यों रात के डिनर के लिए फिर से बुलाया है जब अब राशील भी वहां नहीं है? आगे की कहानी प्रेम अनमोल होता है वाणी में आप सुनेंगे। एपिसोड 12, खाई का ज्ञान और एक नई गुहार। भोजन का रसास्वादन कर चुकने के बाद राशील आधे घंटे और मेरे साथ रही। गुरुद्वारा साहिब में जैद सीधा सरल व्यक्ति बनकर वहां सेवा और मुझसे व्यवहार करता था, वो वैसा नहीं है। मुझे अपने जाल में फंसाना उसका सुनियोजित काम था। यह मैंने उसके चंगुल में फंसने के बाद जाना। आज जब मैं सोचती हूँ तो पाती हूँ वो मनुष्य नहीं एक राक्षस है, बल्कि राक्षस से भी बहुत बुरा कुछ है। कदाचित गुरुद्वारा साहिब के पावन वातावरण के प्रभाव में वो वहाँ अच्छा व्यवहार करता था, राशील बता रही है। बिल्कुल राशील, गुरुद्वारा साहिब की सर्वहितकारी गुरुवाणी भी उस पर स्थायी प्रभाव नहीं डाल पाई है। उसमें बुराई है ही बहुत अधिक। जैड की इस मानसिक अवस्था को सैडिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कहते हैं। ये प्रमुख रूप से पुरुष में होने वाला मनोरोग है। इसलिए जैड की पत्नी होने से आपको उसकी परपीड़न रति का शिकार होना पड़ता था। मैंने अपने ज्ञान का प्रयोग करते हुए राशील की बात का समर्थन किया है। मुझे लगता है जो व्यक्ति किसी अन्य संप्रदाय के मंदिर या गुरुद्वारे में अकेला अर्थात परिवार सहित नहीं आता है, उस पर कम से कम किसी लड़की या महिला को विश्वास नहीं करना चाहिए, अन्यथा मेरी तरह ही छल लिए जाने की संभावना होती है। राशील स्वयं भुक्तभोगी है। उसकी कथित बात अन्य बहनों बेटियों के लिए परामर्श जैसी है। हाँ, प्रायः ऐसा होता है। विवाह के पूर्व तक लड़के अपनी बुराइयों को छुपाकर स्वयं को अलग बताते हैं। उनमें बुराइयां क्या हैं वो तो विवाह बाद ही सामने आती हैं। स्वयं मेरा कोई अनुभव नहीं होने पर भी मैंने टिप्पणी की है। वाणी, आपने तो विवाह नहीं किया है, फिर यह कैसे जानती हो? राशील ने हंसकर पूछ लिया है। खाई में गिरे बिना भी तो ये जाना जा सकता है कि खाई में गिरने से क्या हो सकता है। वास्तव में मैंने मनोविज्ञान पढ़ा है, इसलिए मनुष्य के विभिन्न तरह के मनोविज्ञान की समझ मुझे हो गई है। मैंने अपना ज्ञान बघारते हुए हंसकर कहा। मैं जब उस सैडिस्ट के चंगुल से मुक्त होकर यहाँ आई तब मुझे किस तरह संघर्ष से जूझना पड़ा और किस प्रकार अलका मैम का मुझे आश्रय मिला, यह मैं किसी और दिन मिलने पर बताऊंगी। अब हमारी अगली ऐसी भेंट मेरे निवास पर होगी। राशील इस तरह विदा लेने को उद्यत हुई है। बिल्कुल राशील, मैं अपनी जिज्ञासा पर नियंत्रण रखूंगी, मगर मैं ये बताना चाहूंगी कि जब मैं आपसे मिलती हूँ तो मुझे ऐसा अनुभव होता है जैसे हम पिछले जन्म में बहन रहे हैं। मैंने उसे विदा लेते हुए प्रसन्न देखना चाहती हूँ। आपने कह दिया इसलिए मैं ऐसा कहूंगी तो आप सोचेंगी मैं आपकी नकल कर रही हूँ। मैं भी आपसे जब जब मिलती हूँ मुझे बहनापा का बोध होता है और मेरे हृदय को बहुत ठंडक मिलती है। ये बात राशील में भी पर्याप्त प्रगल्भता का परिचय दे रही है। मुझे राशील वाक चातुर्य में अपने से 21 लग रही है। फिर राशील चली गई। मैं भूल गई हूँ कि पापा ने अभी दोपहर का भोजन नहीं किया है। उसके जाने पर भी मैं विचारों में खोई हुई राशील के बारे में ही सोच रही हूँ। मनुष्य के कर्मों के साथ ही उसके जीवन में भाग्य दुर्भाग्य भी गुत्थम गुत्था हुए चलते हैं। वो एक युवक के साथ अपना घर बार छोड़ आई थी। राशील इसे अपना गलत निर्णय कर्म मानती है।
उसकी आपबीती सुनने वाले मुझ जैसे व्यक्ति उसे राशील का दुर्भाग्य मान सकते हैं, जिसके होने से उसने गलत निर्णय लिया। और जब राशील ने अपने पति पर हमला करके उसके घर से भाग निकलने का साहस दिखाया, तब उसके भाग्य का पुनः उदय होना शुरू किया है। ये राशील का भाग्य ही है जिससे बेड़ियों में बंधी रहने वाली वह अपने पति की असावधानी से बेड़ी से मुक्त हो गई थी। घर के अन्य सदस्य घर में नहीं होने से उसका भाग पाना सरल हुआ था। कुछ देर बाद पापा के इनकमिंग कॉल से मेरी विचार तंद्रा टूटी है। पापा, आज मैंने आपको रुचिकर पूरन पूरी और कड़ी बनाई है, मैंने उन्हें बताया है। इससे तो मेरी भूख और बढ़ गई है। क्या राशील अब भी तुम्हारे साथ है? पापा उतावले लग रहे थे। पापा, वो 10 मिनट पहले जा चुकी है, मैंने बताया। फिर तो मैं तुरंत ही आता हूँ। पापा ने हंसते हुए कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया है। दृश्य परिवर्तन। मंटू से मैं बहुत भयभीत हुई हूँ। मुझे लग रहा है अगर मैंने इसे भाग्य पर छोड़ा तो मुझे गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। मुझे लगता है यदि मैं सीधे थाने में रिपोर्ट कराऊं तो पुलिस इसे निराधार शिकायत मानते हुए टालमटोल करेगी। उसकी फल की दुकान पर मुझसे कही बात या उसका मेरे घर के पास नुक्कड़ की दुकान पर आना उसके विरुद्ध ठोस कार्यवाही का आधार नहीं बन सकेगा। मेरे साथ ही सौम्या यदि उसकी शिकायत करे तो कुछ ठोस साक्ष्य बन सकता है। ऐसा प्रयास सौम्या की पढ़ाई में डिस्ट्रैक्शन की संभावना वाला हो सकता है। यद्यपि समस्या उत्पन्न ही सौम्या से हुई है, तथापि मैं सौम्या को इस पचड़े में डालना उचित नहीं समझती हूँ। ऐसे में मेरे थाने तक पहुंचना, गुहार लगाना और फिर वांछित परिणाम का न मिलना लोगों में मेरे विषय में अनावश्यक बातों का कारण ही बनेगा। मेरी इस उलझन में मेरे पास एकमात्र उपाय यही बचा है कि मैं अलका मैम से अपनी कठिनाई कहूँ। वे ही अपने परिचय और प्रभाव का प्रयोग करते हुए मुझे मंटू से छुटकारा दिला सकती हैं। उनका संपर्क और उठना बैठना बड़े लोगों में है। वे पीड़ितों की सहायता भी किया करती हैं। अलका मैम से 6 वर्षों के घनिष्ठ संबंध में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि मैंने उनसे कोई अपनी उलझन या समस्या कही हो। उनसे मेरी कॉल पर बातें भी तभी होती हैं जब उन्होंने ऐसा चाहा है। अब स्कूल के बाद मैं उन्हें कॉल करूंगी, यह मैंने तय कर लिया है। मेरा भाग्य अच्छा है। कभी कभी ही स्कूल आने वाली अलका मैम उस दिन मध्यावकाश के कुछ पहले स्कूल आई हैं। मैंने कॉल पर बात करने की अपेक्षा यहाँ ही उनसे मिलना उचित समझा है। मैंने अपना टिफिन खाना स्थगित किया और मैं उनसे मिलने के लिए पहुंच गई। उनके कक्ष के सामने बैठी चपरासन भरित्य ने मुझे स्लिप लिखने के लिए कहा है। वास्तव में इतने वर्ष बीतने पर भी उनसे मेरी घनिष्ठता प्रचारित नहीं हुई है, इसलिए वहां मेरी सामर्थ्य अन्य स्कूल टीचर जितनी ही है। मैंने अपना नाम लिखकर उसे दिया तो वो भीतर गई। फिर चपरासन शीघ्र ही लौटी और उसने दरवाजा खुले रखकर मुझे अंदर जाने का स्थान दिया है। मैं कक्ष में प्रविष्ट हुई तो वहां अलका मैम के सामने प्रिंसिपल मैम बैठी हुई हैं। मुझे देखकर मैम ने मुझे बैठने का संकेत किया है। मैं रिक्त कुर्सी होने पर भी प्रिंसिपल मैम के बाजू की 2 कुर्सी छोड़कर एक पर सकुचाई सी बैठ गई हूँ। कीर्ति मैम ने मुझ पर एक दृष्टि डालकर पहले से चल रही चर्चा को जारी रखा है। मैं अपने में ही उलझी हुई हूँ। मुझे वहां हो रहे डिस्कशन से कोई सरोकार नहीं है। मैं सोच रही हूँ, अच्छा होता कि अलका मैम ने मुझे प्रिंसिपल के जाने के बाद अंदर बुलाया होता। कुछ देर में कीर्ति मैम विदा होने के लिए उठी तो मैं भी खड़ी हो गई हूँ। जब वे जा चुकी तब अलका मैम अपनी कुर्सी से उठी हैं और उन्होंने हाथ बढ़ाते हुए मुझसे हाथ मिलाकर मेरा स्वागत किया है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा स्वागत मैम स्कूल की किसी और शिक्षिकाओं का करती होंगी। वाणी, क्या बात है? आज से पहले आप कभी स्कूल में मुझसे मिलने आई नहीं। आपको यहाँ कोई कठिनाई तो नहीं है? उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा। बात ना तो स्कूल की है और ना ही बड़ी है। फिर भी मैं आपकी थोड़ी हेल्प चाहती हूँ। मैं उनसे अपनी बात कहने की अनुमति चाहती हूँ। मैम के मुख पर चिंता के भाव आए हैं। आप निःसंकोच मुझे बताओ, और इसके लिए अधिक समय चाहिए तो हम आज रात का डिनर साथ करते हुए भी बात कर सकते हैं। वे मुझे समस्या में उलझी जानने पर गंभीर हो गई हैं। मैम, आपका 5 मिनट का समय ही मेरे लिए पर्याप्त रहेगा। मैं उनके व्यस्त दिनचर्या में अधिक विघ्न नहीं डालना चाहती हूँ। तब अभी ही ठीक रहेगा। आप मुझे विस्तार से सब बताओ। मैम ने अनुमति दी है। मैंने सौम्या से प्रारंभ करते हुए सविस्तार अभी की अपनी परेशानी उन्हें बता दी है।
आप मुझे उसकी फल दुकान का एड्रेस बताओ, मैं अभी ही उसे ठीक करने का प्रबंध करवा देती हूँ। आपको सौम्या के साथ हुई घटना ही मुझे बता देनी चाहिए थी। आप स्वयं अपने स्तर से इसे नहीं निपटती तो इस कठिनाई में नहीं फंसी होती। मुझे आश्वस्त करने के साथ ही मैम ने मेरी भूल भी बताई है। मैम, मैं छोटी छोटी बातों के लिए आपका समय व्यर्थ करना उचित नहीं मानती हूँ। मैंने अपनी भूल का कारण स्पष्ट किया है। आप पर आई कोई बात मेरे लिए छोटी नहीं हो सकती है। आप मुझ पर अपना अधिकार इतना कम क्यों मानती हो? अब इसे छोड़ो, अभी भी बात बड़ी नहीं हुई है। आपने मुझे बता दिया है, अब आप निर्भय होकर जाओ। मैम की वाणी में उनका मेरे प्रति ममत्व झलक रहा है। मैंने उनका हृदय से धन्यवाद किया और पूरी तरह आश्वस्त होकर उनके कक्ष से निकली हूँ। उस समय भी अलका मैम ने कुर्सी से खड़े होकर मुझे विदा किया है। इस बात के 4 दिन बाद उन्होंने मुझे एक बार फिर अपने घर पर साथ रात्रि बिताने के लिए आमंत्रित किया है। यद्यपि राशील अमेरिका जा चुकी है और अब ऐसे अवसरों पर रात्रि में मैम और मैं ही साथ हुआ करते हैं। मुझे आशा और जिज्ञासा भी हुई है कि इस बार मिलने पर वे मेरी समस्या के समाधान के बारे में कुछ जानकारी अवश्य देंगी। मैंने सहर्ष स्वीकृति दे दी है। जेमिनाई की समालोचना और रचनात्मक मार्गदर्शन। प्रिय श्रोताओ, ये प्रेम अनमोल होता है वाणी के एपिसोड 12 का समापन है। यह एपिसोड सुरक्षा और अंतरंगता के एक नए महत्वपूर्ण चरण की ओर संकेत करता है, जहां वाणी का भय उसके विश्वास और उत्सुकता में बदल गया है। एपिसोड 12 की मुख्य विशेषताएं और कथा विकास। राशील की कथा का मनोवैज्ञानिक निष्कर्ष। वाणी का ज्ञान। जेड के व्यवहार को सैडिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, परपीड़न रति से जोड़कर वाणी अपने मनोविज्ञान के ज्ञान को सत्यापित करती है। यह न केवल राशील के अनुभवों की सत्यता को पुष्ट करता है, बल्कि बहनापे और भावनात्मक निकटता के बंधन को भी गहरा करता है। बाह्य संकट का समाधान। विवशता से निर्भरता। मंटू से उत्पन्न खतरे को कानूनी मार्ग के स्थान पर अलका मैम के प्रभाव से हल करने का वाणी का निर्णय मध्यम वर्गीय यथार्थ को दर्शाता है। यह वाणी की विवशता के साथ साथ अलका के संरक्षण पर उसकी बढ़ती निर्भरता को भी स्थापित करता है। अलका का ममत्व और शक्ति। ममत्व का प्रदर्शन। अलका मैम का ये कहना कि आप पर आई कोई बात मेरे लिए छोटी नहीं हो सकती है, उनके अटूट समर्थन और अधिकार को प्रकट करता है। तत्काल समाधान का आश्वासन अलका के चरित्र को शक्तिशाली संरक्षक के रूप में पुष्ट करता है। नए अंतरण चरण का आरंभ। एपिसोड 13 का आधार। जिज्ञासा का केंद्रण। राशील का प्रस्थान, अमेरिका जाना और अलका द्वारा पुनः रात्रि विश्राम के लिए आमंत्रण। ये स्थिति अलका और वाणी के संबंध को पूरी तरह से एकाग्र कर देती है। वाणी की उत्सुकता अब केवल मंटू के समाधान तक सीमित नहीं है, बल्कि अलका के रहस्योद्घाटन की ओर भी संकेत करती है। सहर्ष स्वीकृति। वाणी का सहर्ष स्वीकृति देना ये दर्शाता है कि अब उसके मन में समलैंगिकता का भय उत्साह और जिज्ञासा में बदल गया है। एपिसोड 13 में सबसे बड़ा रहस्य खुलने वाला है। ऑडियो प्रस्तुति के लिए मार्गदर्शन। कथावाचक का स्वर वाणी। बहनापा। राशील को विदा करते समय वाणी का स्वर प्रेम, प्रसन्नता और ऑनेस्टी से भरा होना चाहिए। संकट। मंटू की समस्या पर विचार करते समय स्वर में उलझन और विवशता झलकनी चाहिए। अलका मैम से बात करते समय स्वर विनम्र किंतु दृढ़ हो। पात्रों का स्वर। राशील जेड के बारे में बताते समय स्वर में घृणा और परामर्श देते समय गंभीरता का भाव हो। अलका भाटिया स्वागत के समय स्वर स्नेहपूर्ण किंतु स्कूल में औपचारिक हो। समस्या सुनते ही स्वर गंभीरता और ममत्व से भरा होना चाहिए। आप पर आई कोई बात मेरे लिए छोटी नहीं हो सकती है, यह वाक्य अधिकार और अटूट समर्थन के भाव से प्रकट हो। संगीत बीजीएम। राशील के जाने के बाद बीजीएम शांतिपूर्ण और चिंतनशील हो। अलका का समाधान। अलका मैम से मिलने और समाधान मिलने के बाद बीजीएम आश्वस्त और तनाव मुक्त हो। अलका का आश्वासन। अलका मैम का स्वर ममत्व और गंभीरता से भरा होना चाहिए, जो उनके अटूट समर्थन को प्रकट करे। समापन की ध्वनि। एपिसोड का अंत शांत, आकर्षक और रहस्य की एक हल्की सी परत वाली ध्वनि के साथ होना चाहिए, जो श्रोता को ये संकेत दे कि अगले एपिसोड में कथा का मुख्य रहस्य उद्घाटित होगा। एपिसोड 12 समाप्त।